जीएस और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर केमिस्ट्री 2023 क्लास 11 यानी कि क्लास 11 का मॉडल पेपर जो कि इस बार का है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, और जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास मौजूद हैं मॉडल पेपर में वो हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल जो है वो मौजूद है। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से 1 का बी, 2, 3, 5, 10, 11 का बी, इसके अलावा 14, फिर उसके बाद सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी और क्वेश्चन नंबर 5 का बी शामिल है। और इनको एक वीडियो में कवर करना जो है वो हमारे पास काफी जो है वो लेंथी वीडियो हो जाती। इस वीडियो में हम जो है वो शेयर कर रहे हैं आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 2 और 3। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में और आगे के 3 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करके इसे वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए एक और बात जो है वो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमारे पास कुछ पेपर्स हैं जो कि मॉडल पेपर आपको पता होगा 10 ईयर जो हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन केमिस्ट्री की न्यू बुक होने की वजह से हमारे पास 10 ईयर तो यानी कि पास्ट पेपर तो नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास मॉडल पेपर हैं जो कि हमारे पास 10 मॉडल पेपर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं उन मॉडल पेपर्स की न्यूमेरिकल्स की जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो तैयारी करना, तो हम एक लाइव सेशन जो है वो करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, ईद के बाद कोई टाइम रखकर जो है वो लाइव सेशन करेंगे जिसमें उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अगर तो आप अग्री हैं तो कमेंट में जो है वो अपनी राय का जरूर इजहार करिएगा और अपनी टाइम स्लॉट जो है वो उससे आगे करिएगा कि आपके हिसाब से जो है वो कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा लाइव सेशन के लिए। चलिए अब हम जो है वो मॉडल पेपर को जो है वो सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन पड़ा है, हमारे पास ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इज 1120 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है जिसे हमें डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बात एसटीपी की हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेयर में होता है और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो डेसीमीटर क्यूब में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है। ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मास एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन सैंपल। अगर आपको याद हो, अगर आपने नहीं देखी तो मैंने जो है वो इंटर कन्वर्जन की एक पूरी वीडियो जिसका मैं थंबनेल यहाँ पर आपसे शेयर कर देती हूँ, ये मैंने जो है वो क्या की हुई है, काफी टाइम पहले जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सारा डिटेल से बताया किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होती है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना दिया हुआ है भाई, हमें दिया हुआ है ये इन्होंने 1120 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप 1000 से जो है वो डिवाइड करने पर आपके पास ये आ जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। सही है भाई, 1000 से डिवाइड किया है, डेसीमीटर क्यूब में चेंज किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इससे मास पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, मोलर मास क्योंकि हमें जरूरत है मोलर मास की, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन वो हमारे पास कितना, एक नाइट्रोजन 14 होती है, 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है भाई। अब मास क्या है, क्या चीज है, हमारे पास मास पूछा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले मुझे मालूम करना है मास, और किससे, वॉल्यूम से। ठीक है, फिर भी बताओ नंबर वॉल्यूम से मास किस तरह मालूम होता है। हमें एक नॉर्मल जो फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ वो क्या है, वॉल्यूम बराबर है मोल किस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की एक हमारे पास स्पेसिफिक यानी कि एक फिक्स जो है वो क्वांटिटी होती है, जो होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जो कि ये डेसीमीटर क्यूब होती है। यही वजह है कि हमने इसे भी डेसीमीटर क्यूब में जो है वो चेंज किया है। और मोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब इसकी जगह पर अगर मैं मास और मोलर मास रख दूंगी तो ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और जब आप इसे शफल करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा वो होगा एक ये वाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यूज होगा मास मालूम करने के लिए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू होती है और मोलर मास।
अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वॉल्यूम हमें कितना दिया है भाई 1.12 इज इक्वल टू मास मुझे मालूम करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे तो डेटा में लिख लीजिए जो कि हमारे पास है 22.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास मौजूद है कितना 28, ठीक है भाई। अब वो 22.4 को मैं डिवाइड करूं 28 से, यहाँ पे 22.4 को जब हमने डिवाइड किया किससे 28 से, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0.8, ठीक है। अब ये 0.8 को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मास को मैं रखती हूँ यहाँ पर और इस 1.12 पर से डिवाइड करा देती हूँ 0.8 को, मेरे पास आंसर बन रहा है 1.4 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, मास हमें मालूम हो गया, अब हम आगे जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का तरीका क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास निकाल चुके हैं, ये हमारे पास वैल्यू होती है 6.02 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, मोलर मास हमारे पास 28 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास मेरे पास कितना आया है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास आ गया 28, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। अच्छा जी, मैं सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए मैं एक्सपोनेंट नोटेशन को यहाँ पर जो है वो अपने कैलकुलेटर में मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप डायरेक्ट भी करते हैं, डायरेक्ट करेंगे आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, वरना मेरे पास जो अभी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.301 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब आपको बताइए कि अमूमन हम कोफिशिएंट को सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22, क्योंकि हम इसको यहाँ आगे लेकर जाएंगे, -1 का आएगा, -1 प्लस 23 के साथ मिलेगा तो हमारे पास प्लस का 22 जो है वो आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास जो है वो इसका अगला वाला क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हमारा अगला सवाल है, और अगला सवाल क्या है कि एल्युमिनियम सल्फाइड यानी कि Al2SO3 इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है कि 2L यानी कि 2 एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल और 3 सल्फर के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो 1 मोल एल्युमिनियम सल्फाइड का बनता है, सही है। अब क्या है, कह रहा है अगर 135 ग्राम एल्युमिनियम और 160 ग्राम सल्फर हमारे पास जो है वो दिया गया हो तो आप बता दें कि एल्युमिनियम सल्फाइड का कितना मास बनेगा। अब देखिए यहाँ इन्होंने ये बात नहीं कही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं या ये बताएं या वो बताएं, लेकिन पूछा वो ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से जो है वो हमारे पास कितना बनेगा। अब इसमें क्या होगा, आप पहले इसके डेटा से जो है वो निकालेंगे कितना मास बनेगा, स्टोइचियोमेट्री वाला है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसके जो है वो डेटा से मालूम करेंगे ये कितना बनेगा, दोनों के आंसर आ जाएंगे, दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि आया जो है वो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। जिसका जो है वो हमारे पास आंसर कम आ रहा होगा इसका मतलब कि हमारे पास उतना ही एल्युमिनियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। आगे इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या चीज है, एल्युमिनियम या हमारे पास सल्फाइड या जो भी हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है वो तो बाकी होगा, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों से ही जो है वो अपने आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो तरीकेकार होता है वो मेरा ये होता है कि हम क्या करते हैं, इनको मास में ले आते हैं, मास में ही सवाल पूछा है, मास में ही सवाल दिया है, तो मास मास रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, इनको ले आते हैं, मोल वगैरह का चक्कर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है इस तरीके से, और अब हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 27, सल्फर का होता है 32 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। और ये चीज हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हम इसके मासेस निकाल रहे हैं, जो हमारे पास मासेस निकालने का, मोलर मास निकालने का तरीका होता है, ठीक है भाई। 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास हो गया 54 ग्राम, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 32 हो गया हमारे पास 96 ग्राम, और ये हमारे पास हो गया 54 प्लस 96 150 ग्राम। अब देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एल्युमिनियम के डेटा से हमें पता चल रहा है कि 54 ग्राम से 150 ग्राम हमारे पास क्या चीज बन रही है, एल्युमिनियम सल्फाइड बन रहा है। और सल्फर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 96 ग्राम से हमारे पास 150 बन रहा है। तो पहले हम एल्युमिनियम का सॉल्व करते हैं फिर सल्फर का। तो हम यहाँ पर करेंगे फॉर एल्युमिनियम, ठीक है।
अब हमारे पास जो चीज हमें मालूम होती है सेंटेंस में वो पहले लेकर आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं जो हमारे पास डेटा में गिवन होता है कि किससे कितना जो है वो बन रहा है, ठीक है। फिर हम 1 की वैल्यू मालूम करते हैं और फिर हम इसको जो है वो इसकी मेन वैल्यू मालूम करते हैं, यानी 3 सेंटेंस में हमारा जो है वो आंसर कंप्लीट होता है। 3 इसके सेंटेंस होंगे, 3 इसके सेंटेंस होंगे, कैलकुलेशन अपने साथ चलेगी। इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मेरे पास मौजूद है, तो जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनसे रिलेटेड जो वीडियो मैं प्रीवियसली अपलोड कर चुकी हूँ, जो डिटेल में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसके जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अब चलिए एल्यूमिनियम पर आते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेटा हमें पता चल रहा है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 150 ग्राम ऑफ 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 150 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें 1 की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम कहेंगे 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 150 डिवाइडेड बाय 54, ठीक है भाई। 150 डिवाइडेड बाय 54, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.77 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड। कितना दिया हुआ है भाई डेटा में हमारे पास, डेटा में हमारे पास दिया हुआ है 135 ग्राम, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई 1 ग्राम से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, 135 ग्राम एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस होगा कितना, 2.77 मल्टीप्लाई 135, ये हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई 135 375 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड। 54 से 150 बन रहा है, 135 से 375 ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम अपने अगले जो है वो इस पर आते हैं, किस पर, फॉर सल्फर पर। अब वही चीज सल्फर के साथ भी करेंगे भाई। हमें पता है 96 ग्राम सल्फर प्रोड्यूसेस, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ, मेंटेन करके नहीं लिख रही, ठीक है। हमारे पास 96 सल्फर प्रोड्यूसेस 150 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है। 1 ग्राम हमारे पास सल्फर प्रोड्यूस करेगा 150 डिवाइडेड बाय 96, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5625 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड। हमें कितनी वैल्यू दी हुई है, 160, तो भाई 160 से कितना होगा, 160 ग्राम सल्फर प्रोड्यूसेस 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 160। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो भाई मेरे पास आंसर आ रहा है 93.75 ग्राम। अब देखिए भाई 160 से 93 बन रहा है एल्यूमिनियम और इससे 375 बन रहा है, तो मेरे पास जो है वो क्या चीज हुई, यानी कि मेरे पास जो है वो एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट आप ये भी कह सकते हैं 135। देखिए आंसर में चूंकि हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पूछी है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इसीलिए आप अपने तीनों आंसर लिख दीजिएगा अगर इस तरीके का कोई सवाल आ जाए। पहला आंसर आपका क्या बनेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह करके लिखेंगे, कंक्लूजन करके लिख देंगे या रिजल्ट करके लिख देंगे या आंसर करके लिख देंगे, जो भी आपको करना है आप लिख देंगे। 135 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 375 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसके अलावा इसका आंसर लिख देंगे सेकंड उसमें, और थर्ड में लिख देंगे एज सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, so 93.75 gram of aluminium sulfide is produced when 135 gram of aluminium and 160 gram of sulfur is react to each other, ठीक है भाई। इस तरह करके हमें जो है इस आंसर को लिखना होगा। चलिए अब हम जो है वो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। अच्छा जी, इस सवाल में ना हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो रूल्स पूछे गए हैं जो क्वांटम थ्योरी वगैरह इसके पॉलीज वगैरह के रूल्स है, हंस रूल है, और फिर कहा गया है कि भाई हमें बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मैं आपको एक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि भाई हमारे पास याद रखिएगा जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है ना, जिसके ऊपर कोई भी साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, इसका मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और डेटा में आपको Z की वैल्यू दी जाती है। आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, ए हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई अमल दखल नहीं है, और जो भी ये वैल्यू होगी वो किसकी होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर होगी। और Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, असल है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही वही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं। अब देखिए प्लस साइन क्या शो करता है, प्लस 2 का क्या मतलब हुआ, प्लस 2 किस पर आकर लगता है, केमिस्ट्री आप अच्छी खासी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। प्लस 2 का मतलब ये है कि कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, यानी कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन थे जब ये न्यूट्रल था, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की क्वांटिटी दी हुई है 20, लेकिन अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो कितने हुए भाई, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा अपना कि हमारे पास प्लस का मतलब ये होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो क्वांटिटी आपको प्रोटॉन की दी हुई है उससे कम है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। और आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको किस तरीके से हमारे पास सॉल्व करते हैं, इसका एक रूल होता है, ठीक है। और वो रूल हमारे पास क्या है, वो रूल हमारे पास ये होता है, आप इस तरीके से, अगर आपको नहीं याद आ रहा ना तो आप इस तरीके से रखिए। फर्स्ट शेल में आपको पता है सिर्फ एस ऑर्बिटल ही होता है, दूसरे शेल में हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं जो कि हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, तीसरे में हमारे पास पी भी होता है और डी भी होता है, चौथे में हमारे पास जो है वो पी डी एफ भी होता है, और पांचवे में हमारे पास वही चीजें चलती हैं। ज्यादातर हमारे पास इतने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, बहुत ज्यादा की नहीं आती। अब हम इसको किस तरह लिखते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ये भी थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता दूं, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, एस पी डी में 10 आ सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, और एफ में हमारे पास 14 आ सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं आ सकते, कम जरूर आ सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो जगह खत्म हो गई। और नया शेल तभी भरेगा जब हमारे पास पुराना वाला फुली भर चुका होगा, ठीक है। ये बातें कुछ याद रखने की है इसको सॉल्व करने की। इसका मतलब Z20 है, प्रोटॉन 20 है, लेकिन +2 का निशान बता रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की सेटिंग है, प्रोटॉन की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें लिखने का तरीका ये होता है कि भाई हमारे पास जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस देते हैं, पहले ये लिखा जाएगा 1, फिर उसके बाद दूसरी में ये वाला भरेगा, तीसरी में हमारे पास ये भरेगा, और चौथे में हमारे पास ये भरेगा, पांचवे में ये भरेगा, और छठे में ये भरेगा। इस तरह करके ना एरो बनाते रहेंगे, आपके लिए आसानी होगी। सातवें में ये भरेगा, आठवें में ये भरेगा, और 9वें टाइम हमारे पास ये भरेगा। देखते हैं, वैसे इतना आगे तक वैल्यू जाएगी नहीं, जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हमारे पास 1s2 भरेगा, ठीक है, दूसरे में 2s2 भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा हमारे पास 2p है, 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरने। फिर हमारे पास जो है वो 2p के पास 3s, ये हो गए 2 2 4 6 10 11 12 हो गए। 12 के बाद मेरे पास जो है वो क्या आएगा, 3p6, ये हो गया 18, यानी कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब इस पर आ जाए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 35, प्रोटॉन दिए में 35, और -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब है कि न्यूट्रल कंडीशन में इसके पास भी 35 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो माइनस साइन भाई हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू को बढ़ा देता है। कभी कभी सवाल में हमें इस तरह प्लस माइनस ही दिया हुआ होता है, और क्वांटिटी Z करके नहीं लिखी हुई होती, क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की दी हुई होती है, और हम क्या सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं चलो यार ये माइनस है, इसका मतलब हमें इसमें जो है ना प्लस करके लिखनी होगी। ये बात याद रख लेना, डेटा में आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए फिर प्लस माइनस का तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो आपको जो डेटा दिया आप उसी से सॉल्व कर दो। लेकिन अगर आपको Z करके दिया हुआ यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, फिर प्लस माइनस को देखना जरूरी है कि हमारे पास जो है वो डेटा क्या दिया हुआ है। चलिए अब इसको फिल करते हैं। इसका मतलब हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 36 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह भर गए। फिर 3s2 के बाद 3p6, 4s2 के बाद 3d, और 3d में कितने आ जाएंगे भाई, 2 2 4 6 10 11 12 18 19 20 30, तो यहीं पर ही आ गए, ठीक है। 30 के बाद मुझे क्या करना है, 36 है टोटल, इसका मतलब कि मुझे अभी और 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3d के बाद मेरे पास आएगा 4p, यानी कि वो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो अब ये मेरे पास 46 पर जो है वो इसकी एंडिंग हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आज हम यहाँ तक 3 न्यूमेरिकल तक रखते हैं, अगले 3 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर तो लेक्चर समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।